नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे ही रह जाता है। तो इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन अंदर की बातों को लेकर या उन खबरों को लेकर, और जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दाव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। भाजपा से निष्कासित बुंदेलखंड के एक नेता को एक संत ने सार्वजनिक तौर पर आईना दिखा दिया। बुंदेलखंड के हेडक्वार्टर पर हुए धार्मिक कार्यक्रम में नेताजी ने माइक संभाला। उसके बाद मुनि महाराज ने मंच पर ही उन्हें खरी खोटी सुना दी। दरअसल नेताजी ने संतों को दिखावे से दूर रहने वाला एक शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। इस इन मुनि महाराज ने देख लिया। उसके बाद संत ने मंच से ही नेताजी को कहा, तुम तो दल बदलू हो, तुम्हारा क्या भरोसा। ये सुनकर अब नेताजी का दर्द कुछ ऐसा है जो बताया भी नहीं जा सकता और न छुपाया भी जा सकता है। बता दें कि नेताजी नगाड़ा और झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं। लेकिन इस सार्वजनिक तौर पर हुई फटकार के बाद नेताजी अब अगले बगले झांकते फिर रहे हैं और सफाइयां देते फिर रहे हैं, क्योंकि मामला कुछ ऐसा पेचीदगी सा कि हजारों की संख्या में संत की समागम में बैठे हुए थे, और वहां पर जो है नेताजी की जिस तरह से झड़ती संत महाराज ने ली, उसके बाद से नेताजी पूरी तरह से नर्वस और एक तरह से अंदर खाने में छुपे हुए हैं। तो आज अंदर की बात में इन्हीं संत महाराज की वाणी और नेता के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ वही रोज की तरह हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी और अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो आपको बता दें, बुंदेलखंड के इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है और नेताजी का अपने खुद के समाज में और खासकर राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी किरकिरी हुई है। और इस किरकिरी के बाद से नेताजी अगले बगले झांकते नजर आ रहे हैं, और बताया जाता है कि बुंदेलखंड के हेडक्वार्टर के पास में ही इनका गृहग्राम है जहां वो रहते हैं। तो चलिए इसी पर आज बात करेंगे हमारे दोनों वरिष्ठ साथियों के साथ। अशोक जी, बुंदेलखंड के हेडक्वार्टर पे जैन संत ने भाजपा नेता को बिल्कुल खरी खोटी सुनाई है। हाँ, जैसा आपने भी बतलाया, और इसका जो एक वीडियो है वो भी वायरल हुआ है। और ये मुझे लगता है कि ये कोई महेंद्र जान करके हैं, ये कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, और बीच में कुछ असंतुष्ट होने के कारण इन्होंने दल बदला। और जैसा मुनि जी ने, संत मुनि ने भी इनको बताया कि आप नगाड़ा और उससे चुनाव लड़ चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर खाने की बात यह है कि अब कोई संत मुनि जो है वो संत मुनि नहीं रह गए, इनमें भी कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी के चलते आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कई जो संत मुनि थे वो महिमा मंडित भी हुए थे। 5 लोगों को शिवराज सरकार ने विशेष दर्जा दिया था। उसमें कंप्यूटर बाबा थे और मिस्त्री बाबा थे, पता नहीं किस किस तरह के बाबा हैं जिनकी राजनीतिक दखल रहती है। तो गलती दोनों तरफ से हुई थी। अगर जो नेताजी हैं, अगर उन्होंने कोई वीडियो वायरल किया था तो उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब अंदर की बातें बाहर उजागर होती हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि एक बाबा जी का, कोई संत जी का कोई वीडियो था जिसको वायरल किया, जिसके चलते वो नाराज हुए। और अब ये खबर जो है पूरे आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में ये जो है चर्चा में है कि किस तरह से जैन समाज के बीच में जो है ये राजनीतिक चर्चा, उसमें जो संत भी शामिल है, इन्वॉल्व है, जिस तरह से वो फटकार लगा रहे हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि कहीं उनकी भी कोई एक राजनीतिक जो गतिविधियां हैं या किसी के पक्ष में है या किसी के खिलाफ है। तो
संतों को भी थोड़ा सा अपने वाणी में ये संयम बरतना होगा कि वो राजनीतिक स्टेटमेंट न दें, अथवा वो कोई ऐसा बयान न दें जिससे ये लगे कि साहब ये राजनीति से प्रेरित बयान है। ठीक बात। तो ये खबर काफी चर्चित खबर है और जिसकी आप ये चर्चा कर रहे हैं, तो जब अंदर की बातें आप बाहर लाते हैं तो ये और ज्यादा जो है चटकारे लेकर सुनी जाती हैं और इस पे चर्चा होती है। ठीक बात। भानु जी, ये मामला जैसा शुक्ला जी ने जिक्र किया, मैं उसको और थोड़ा सा खुला कर देता हूँ, क्योंकि अंदर की बात में अब खुलासे की बात ही हो रही है तो खुले की बात कर ले। ये मामला सागर का है। सागर में जैन मुनि संत एक समागम में थे। उस समागम में कभी भाजपा के नेता हुआ करते थे और टिकट को लेकर बिल्कुल उतारू थे। उनका नाम था मुकेश जैन। ये ढाना के रहने वाले थे, लेकिन इनकी हिमाकत इतनी सी हो गई कि नेताजी ने भरे मंच पर जो है मुनि संत को कुछ प्रलोभन देने की एक तरह से कोशिश करी कार्यक्रम को लेकर, और उन्होंने इसके पहले एकांत में उनसे चर्चा कर ली थी कि कोई इस तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे, हम महिमा मंडित नहीं होते हैं। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने वहां माइक पकड़कर उनको फिर एक बार इस बात के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करी और ये बताने की कोशिश करी कि हम इस तरह का कार्यक्रम जन्म दिवस पर, खासकर विद्यासागर जी के जन्म दिवस पर या अवतरण दिवस पर कार्यक्रम करना चाहते हैं। इतनी सी बात सुनने के बाद संत जी ऐसे आग बबूला हुए कि उनकी जो झड़ती ली वो आप जानते हैं। बस और उसको और सुनना चाहूंगा। भानु जी। हाँ जी, ये देखिए जैन मुनि जी ने नेताजी का बैंड बजा दिया, नगाड़ा बजा दिया। और देखिए जैन संत वैसे अपनी बेबाक टिप्पणियों को लेके और अपनी बड़ी कठोर वाणी यानी जिसको नसीहत को लेके जाने जाते हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति और धर्म का अब तक घालमेल चल रहा था, अब इसकी एक छोटी सी शुरुआत ये टकराहट में आई है, तो अब क्या राजनीति और धर्म का आमना सामना देखने को मिलेगा। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा काल्पनिक बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन साहब ये बात समझना चाहिए नेताओं को। मैं संत के पक्ष में हूँ। संत ने जो कुछ कहा, अगर उनको नहीं छेड़ा जाता तो वो क्यों बोलते हैं, ये एक बात मैं कह सकता हूँ कि शायद खबरों में भी यही बात है। और दूसरी बात ये है कि नेताजी को ये समझना चाहिए कि अपने क्षेत्र की बात करें, अपने ज्ञान की बात करें, अपनी समझ की बात करें, जो विषय वो जानते हैं उसकी बात करें। और दूसरों को नसीहत देना तो हमेशा ये बिना मांगे नसीहत देना बड़ा खराब माना गया है और उसका नतीजा भी उन्होंने भुगत लिया है। अब बेहतर है कि वो क्षमा मांग लें और इस बात को यहाँ खत्म करें, वरना हो सकता है जैन संत और भी कुछ कठोर वाणी बोले तो मुश्किल होगी। जी शुक्ला जी, इसके आगे की बात और मैं आपको बता देता हूं और इसी से मैं और आपको समझूंगा कि संत जी ने, मुनि संत ने उनसे कहा तुम तो दल बदलने वाले आदमी हो, मतलब दल बदलू हो। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि वो नगाड़ा और झाड़ू पे चुनाव भी लड़ चुके हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया है। लेकिन बावजूद उसके राजनीतिक क्षेत्र में और खासकर समाज में, जैन समाज बहुत भारी संख्या में सागर में है और वहां पर उनकी भारी किरकिरी हुई और उस किरकिरी के बाद भाजपा में थोड़ी बहुत जो गुंजाइश उनके आने की लग रही थी वो भी जाती रही। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए ये अगर सागर का मामला है तो सागर में जैन समाज के लोगों का अच्छा खासा दबदबा है, उनका राजनीतिक रसूख भी रहा है और लंबे समय तक यहाँ डीसी जैन वगैरह जो थे कांग्रेस से रहे, फिर और भी दूसरे जैन परिवार यहाँ पे जो है काफी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है जैन समाज। और जो अब उनकी किरकिरी हो गई है तो उनके लिए अब कोई राजनीतिक अवसर बीजेपी में बचा है कि नहीं बचा है इसका तो मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन राजनीति में जिस तरीके से एक धर्म की एंट्री हुई है, समाज की एंट्री हुई है, जातियों की एंट्री हुई है, अब मुद्दों की राजनीति कम होती है, जाति समाज और संप्रदाय की राजनीति ज्यादा होती है और इसी के चलते ये इस मामले ने तूल भी पकड़ा है। और क्षमा कीजिएगा मैं महेंद्र जैन उनको कह रहा था, वो मुकेश जैन उनका नाम है। हालांकि ये बहुत चर्चित नेता तो नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और अब ये जो है नेताओं का दिल कहीं होता है और दल कहीं होता है। अभी आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में जो 2020 में जो कुछ हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें भी बड़े पैमाने पर जो है सागर भी उससे अछूता नहीं था। गोविंद सिंह राजपूत मुझे लगता है यहीं से थे और उन्होंने भी दल बदला था। तो सागर और बुंदेलखंड में ये सब होता रहा है, लेकिन सागर और बुंदेलखंड के जो धार्मिक गुरु हैं वो काफी चर्चा में है। अभी जैसे संत मुनि की चर्चा हो रही है, इसी तरह से हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की भी चर्चा होती है और भी
वो उमा भारती भी जो है इसी बुंदेलखंड से हैं। जी तो जी बुंदेलखंड की जो राजनीतिक तासीर है उसमें धर्म का तड़का तो लगता रहा है। बिल्कुल। चौबे जी, अब सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि मुकेश जैन ढाना पिछले कुछ दिनों से लगातार भाजपा के नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहे थे। इर्द गिर्द घूमने से मेरा तात्पर्य है कि वो चाह रहे थे कि उनकी किसी तरह से, ठीक है जो गलती हो गई और जो सदस्यता अभियान के तहत जो वापसी हो सकती है उसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन इसके बाद क्या लगता है कि भाजपा के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे? अब मेरा अनुमान ये है कि भाजपा किसी जैन संत को नाराज करके और एक नेता की महत्वाकांक्षा को महत्व दे देगी, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। मेरा अनुमान है कि शायद ये मौका न मिले उन्हें अब। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जैन समाज में जब संतों की वाणी सुनी जाती है तो उस पर बड़ा श्रद्धा से और बड़े विश्वास से देखा जाता है उस वाणी को। तो अगर जैन समाज ने ये देखा है कि संत के खिलाफ उन्होंने यानी धर्म के खिलाफ उन्होंने, संत के खिलाफ उन्होंने जो कुछ अभिव्यक्ति की और उसके बाद उनको जो फटकार मिली है, तो मैं समझता हूँ कि जैन समाज कम से कम उस क्षेत्र का तो जैन संत के पक्ष में खड़ा हो गया होगा। और शायद तो ये पूरे स्टेट में जैन समाज ये मानेगा कि संत ने जो कहा वो ठीक है और जो नेताजी हैं वो गलत हैं। ठीक बात। मुझे लगता है नेताजी के हाल अब बिगड़ सकते हैं। ठीक बात। तो शुक्ला जी, ये जैन मुनि संत हैं सुधा सागर जी महाराज, जो एक अपने अहम पद पर हैं और उनको भी बड़ा कहा जाता है कि जैन समाज में भारी माना जाता है और उनके अनुयायी भी बहुत हैं और अनुयायियों के बीच में रहते हुए, और मैं आपको बहुत आश्चर्यजनक, आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा, उसमें इतनी संख्या में लोग जैन समाज के थे और उसके बाद मुकेश जैन ढाना की जब उनसे एकांत में बात होती है, एकांत में वो उस बात को सार्वजनिक करने से मना कर देते हैं। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने सार्वजनिक किया और अपने 4-5 नुमाइंदों के साथ खड़े होकर जब उन्होंने सार्वजनिक किया, तो मुझे लगता है कि इसी बात से शायद मुनि जी जो है नाराज हुए और उन्होंने फिर उनकी जो लू उतार दी। देखिए, कई बार जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पर्दे के भीतर रहती हैं, लेकिन जब वो सार्वजनिक रूप से उजागर होती हैं तो उसका कुछ असर जो है उस व्यक्ति की साख पर, प्रतिष्ठा पर पड़ता है और इसके चलते वो आक्रोश स्वाभाविक होता है और वो व्यक्त भी किया उन्होंने, संत मुनि जी ने जो व्यक्त किया है। तो अब वो नेताजी को तो मैं कहूंगा कि वो नाबालिग किस्म के नेता हैं, वो किसी विषय की गंभीरता नहीं समझ रहे थे और उन्होंने जो गलती की है उसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और अभी जैसा चौबे जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है जैन मुनि को नाराज करके किसी एक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं करेगी, तो अब तो इनके पास में ना संत मुनि रह गए मुकेश जैन के पास में, और ना इनके पास में पार्टी रही, जिनका धन और धर्म दोनों चला गया है। जी, तो आज देखिए हमने बात करी, पहली खबर जो भाजपा के नेता हैं सागर के, उनको जो है एक जैन संत ने काफ़ी खरी खोटी सुनाई। खरी खोटी इस बात पे सुना दी कि वो जो एकांत में बातचीत हुई थी उसको उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उजागर कर दिया, और उजागर करने के बाद जैन मुनि जी इतने नाराज हो गए कि उनको इस तरह की कड़वे वचन कह दिए। क्योंकि अगर इससे पहले हमने देखा जाए तो सर्वाधिक मेरे दोनों साथी जानते हैं कि इस मामले में तरुण सागर महाराज हुआ करते थे जो बहुत कड़वे वचन बोला करते थे, लेकिन कड़वे वचन सुनने के बाद उक्त नेता, और खासकर जो भाजपा में किसी जमाने में रहे, और जैसा कि शुक्ला जी ने भी जिक्र किया कि उमा भारती की पार्टी में भी वो रहे हैं, और उस पार्टी में रहते हुए भी तब उनकी ये जो बेबाकी और जो बचकानी राजनीति की बातें थी वो उस समय भी चलती थी और आज भी चलती है। और यही बचकानापन और यही बालपन उनको उस समय भारी पड़ गया जब समाज के एक कार्यक्रम में जैन संत ने फटकार लगा दी। फटकार लगाने के बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि ना वो संत के दरवाजे जा सकते हैं और ना समाज के चुनिंदा लोगों से वो मिल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फटकार के बाद मुक्त नेता, मतलब नाम भी जिक्र कर दिया है चूंकि शुक्ला जी ने, तो मुकेश जैन ढाना, अब मुझे ऐसा लगता है और दोनों ही हमारे साथियों का कहना है कि अब वो न घर के रहे न घाट के, तो मतलब वो जो भाजपा में जो सोच रहे थे कि वापसी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि अब वापसी हो पाएगी, और ऐसा ही हमारे दोनों साथियों ने कहा। लेकिन खैर ये तो बात हो गई सागर हेडक्वार्टर की, लेकिन अब फिर बात करेंगे दूसरी खबर पर। दूसरी खबर में सबसे बड़ी बात कांग्रेस कैंप से मिल रही है, और इस खबर का हम जरूर जिक्र करेंगे क्योंकि पिछले दिनों से लगातार हम देखते आ रहे हैं विरोधी दल के एक दिग्गज नेता का स्टेट की पॉलिटिक्स से दिल टूट गया है।
फिर से सरकार बनने का सपना टूटने के बाद से लीडर यहाँ की राजनीति में कम ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लीडर का गढ़ भी सियासी दल ने तोड़ लिया। सुना है कि उन्होंने अपना आर्थिक बोझ भी काफी हद तक कम कर दिया है। यही नहीं, सरकार की ओर से मिला स्टाफ भी वापस कर दिया उन्होंने। प्रचार प्रसार के लिए भोपाल ऑफिस में तैनात लगभग 22 लोगों का स्टाफ भी हुआ करता था, उसे भी उन्होंने हटा दिया है। इससे पहले सालों पुराने 2 खासम खास को भी लीडर ने इस समय फ्री कर दिया है। इनमें से एक तो लीडर के साथ साए की तरह नजर आते थे, उनको भी उन्होंने चलता कर दिया है। तो ये बात करेंगे हम अंदर की बात में कि आखिर ऐसे कौन से स्टेट लीडर हैं जो स्टेट की पॉलिटिक्स में अब अपना रुचि नहीं दिखा रहे हैं, दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ अपनी औपचारिकता निभा रहे हैं। वही हम फिर शुरुआत करेंगे अशोक शुक्ला जी से। शुक्ला जी, स्टेट लीडरशिप से इस दिग्गज नेता का मन हट गया है और स्टेट पॉलिटिक्स में अब रुचि नहीं दिखा रहे। देखिए, ये उनका मन हटा है या उनको हटा दिया गया है, ये दोनों चीजें हैं जी। ये आप, मुझे लगता है आप कमलनाथ जी की चर्चा कर रहे हैं। 2018 में वो केंद्र की राजनीति से मध्य प्रदेश की राजनीति में आए थे और एक जो संभावना दिख रही थी कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, उसके चलते उन्होंने अपने लिए सीएम का ख्वाब देखा था, वो उनका पूरा भी हुआ। हालांकि इसी बात को लेकर पार्टी के भीतर जो एक खटपट हुई, जिसका चलते सिंधिया जी 2020 में बीजेपी में चले गए और ये सरकार चली गई। उसके बाद भी जो कमलनाथ देखिए, वो बार बार ये कहते थे कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, और वो काफी कोशिश भी कर रहे थे, पार्टी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी को भरपूर फाइनेंस भी कर रहे थे, और उनकी एक सक्रियता दिखती थी क्योंकि तब उनके पास में दोहरी जिम्मेदारी थी। वो नेता प्रतिपक्ष भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे। लेकिन 2023 के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इनको जिम्मेदार माना, और इसके बाद में जो 2 महत्वपूर्ण पद थे, नेता प्रतिपक्ष का पद ओमंत सिंगार को चला जाता है और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है जीतू पटवारी को मिल जाती है। तो ये समय चक्र है, निश्चित चीज, समय की लात 2 तरफ से पड़ती है। जब ये पीछे से पड़ती है तो आदमी आगे आता है, और जब आगे से पड़ती है तो पीछे जाता है, और पीछे जाता हुआ आदमी जो है सब चीजें अपनी समेट के ले भी जाता है। तो कमलनाथ जी भी वही कर रहे हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा भी उनके हाथ से एक तरह से निकल गया है। अब वो केवल जो है वहां पर विधायक हैं, उनके पुत्र नकुलनाथ लोकसभा के चुनाव हार गए हैं। तो ये समय चक्र है, और समय चक्र में ये सब चीजें देखने को मिलती है। और अगर नेताजी का मोह भंग हुआ है तो इसलिए भंग हुआ है कि पार्टी ने उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रखी है। अब उनको केंद्र में या कहीं फिर से कोई जिम्मेदारी जो है उनको संगठन में मिले, ये अलग चीज है। फिलहाल तो प्रदेश में उनके पास में कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना ये सब कारोबार समेट लिया है। जी चौबे जी, जिस तरह शुक्ला जी जिक्र कर रहे हैं कि वो दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ है, कमलनाथ को जो बतौर कैबिनेट, चूंकि एक्स चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो है भारी भरकम स्टाफ दिया जाता है, भारी लवाजमा रहता है, ये 22 का स्टाफ हटा देना, फिर 2 अपने खासम खास को हटा देना, मध्य प्रदेश की राजनीति में रुचि नहीं रखना, अपने गढ़ तक सीमित होना, ऐसा क्या स्टेट की पॉलिटिक्स में उनका सपना टूटा? क्या वो बिल्कुल रुचि नहीं दिखा रहे हैं? देखिए, कारण सामने तो नहीं आया है, लेकिन अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे उनकी सक्रियता की, और वो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए फिर से अपने घर में सक्रिय हुए थे। और अगर राज्य की राजनीति से हट जाएंगे तो घर में सक्रियता का क्या अर्थ रह जाएगा? ठीक बात। ये पेंच समझना पड़ेगा कि क्या कारण है इसका। और दूसरी बात यह है कि वो समझ रहे हैं कि अब जिस तरह से जीतू पटवारी को की पीठ हाईकमान लगातार ठोक रहा है और उसके साथ खड़ा है, तो उनको उम्मीद हो गई है कि ये उम्मीद नहीं है कि आप उन्हें कोई इसमें कोई फेरबदल होगा और वो फिर आ सकेंगे। और उम्र का दबाव भी है, स्वास्थ्य का दबाव भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी संभावना इस बात की भी है कि उनको एक मन में निराशा भी हो सकती है कि मेरे को क्या मिला, तो अब मैं क्यों करूं सब ये। और ऐसा है, राजनीति में जो आता है उसको ये चाह बनी रहती है कि अंतिम समय तक वो उसमें कुछ ना कुछ पाता रहे। शायद इस निराशा ने भी उनको प्रेरित किया हो कि वो छोड़ दें सारी। तो अब नकुलनाथ का क्या होगा, ये सवाल सबसे बड़ा होगा इसमें। लेकिन इसमें एक बात चौबे जी और है कि वो फिर जो है 3 दिन के लिए मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए, लेकिन अपने गढ़ में सक्रिय हुए, जैसा आप जिक्र कर रहे थे अभी कि बेटे को स्थापित करने। तो ये छिंदवाड़ा और दिल्ली की राजनीति तक सीमित ही रहेंगे, मतलब जो उनके कालांतर में अगर आप और हम देखते थे
कि दिल्ली से वो छिंदवाड़ा आते थे और छिंदवाड़ा से वापस दिल्ली चले आते थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं होता था। कोई अगर बड़ी बैठ के हुआ करती थी तब हमने कभी गाए बगाए उनको देखा करते थे। तो वही दौर फिर से लौटाया है या वाकई में निराशा का भाव उनके अंदर जाग रहा है? देखिए, वो जो समय आप जिक्र कर रहे हैं वो उनका गोल्डन टाइम था, स्वर्ण काल था, और उस वक्त कांग्रेस में उनकी तूती बोलती थी। और संजय गांधी के करीबी होने के कारण, इंदिरा गांधी के करीबी होने के कारण जो दबदबा और रुतबा हासिल किया था उन्होंने, उसको वो बहुत पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे। उन्हें जरूरत नहीं थी कि भोपाल की माता पच्ची में पढ़े, उनका काम बड़ी आसानी से होता था, इमेज आसानी से बन जाती थी, उनका अपना राजनीतिक कैरियर ऊंचाई ले रहा था। लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं है और उन्हें समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की नई पीढ़ी अब उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देगी। और ये मुझे, यानी मेरा अपना मत है कि यह निराशा के कारण ही उपजा भाव है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर ये दिग्विजय सिंह के साथ हुआ होता तो शायद ज्यादा सनसनी फैलती। कमलनाथ की बात एक दो दिन में खत्म हो जाए तो ताज्जुब की बात नहीं है। ठीक बात। अशोक जी, जिस तरह से चौबे जी कह रहे हैं कि कमलनाथ का नाम एक दो दिन में अगर ओझल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह का अगर नाम आता तो वो चर्चा में रहते। दिग्विजय सिंह उनके बहुत परम मित्र माने जाते हैं। आपने कालांतर में देखा होगा कि दिग्विजय सिंह अगर चीफ मिनिस्टर 93 में बने थे तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका कमलनाथ की थी। लेकिन कमलनाथ के हटने के बाद दोनों की खटासों की खबरें भी निकल के आई थी। लेकिन ये जो नज़रबंदी कहूँगा मैं, इसको कायदे से नज़रबंदी ही अपने शब्दों में कह सकता हूँ, चूँकि खबर नवीस हूँ इसलिए मानता हूँ कि ये नज़रबंदी सिर्फ छिंदवाड़ा तक सीमित रहेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका कोई दखल नहीं, या सीनियर होने के नाते जूनियरों के बीच में नहीं बैठना है। शुक्ला जी, शुक्ला जी, आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही? चलिए, हेलो शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही? नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ शुक्ला जी, मेरे सवाल हाँ। को आपने सुन लिया था। नहीं, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। मैं ये कह रहा था कि अभी जिस तरह से हरियाणा में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जहां पे आपको लग रहा था कि आपकी सरकार बनेगी, वहां भी आप हार जाते हैं। मतलब एक तरह से आप ये देखिए तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री रिपीट हुई हरियाणा में। अब मूल रूप से जो कारण समझ में आ रहा है कि ये उम्र दराज नेताओं को लेकर कांग्रेस अब आगे नहीं जा पाएगी। और मुझे लगता है कि ये मैसेज सभी जगह चला गया, हर स्टेट में चला गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। तो मध्य प्रदेश में जो समझदार लीडर हैं वो खुद ही अपना डेरा बिस्तर समेट रहे हैं। तो कमलनाथ को मैं एक समझदार लीडर मानता हूँ। दिग्विजय सिंह की स्थिति दूसरी है। दिग्विजय सिंह जो है जल्दी जो है किसी चीज को छोड़ते नहीं है, वो चिपके रहते हैं, वो अंत तक चिपके रहेंगे, और उनकी राजनीति भी यही है। लेकिन ये सब कुछ होगा और हम लोग अभी देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन होगा। जीतू पटवारी की नई टीम आएगी, उसमें यूथ होंगे, और ये पुराने जितने भी खाती नेता थे कांग्रेस के, मतलब अब इनकी राजनीतिक उपयोगिता भी समाप्त है। ये टिकाऊ नेता भले हों, ये चुनाव जिताऊ नेता नहीं है। तो अब कांग्रेस को जरूरत ऐसे नेताओं की है जो उसको चुनाव जितवा सके। तो टिकाऊ नेताओं के लग गए हैं, वो धीरे धीरे किनारे हो जाएंगे। दिग्विजय सिंह भी किनारे होंगे, ये भी होंगे, नीखरा भी होंगे, सुरेश पचौरी जा ही चुके हैं पार्टी छोड़ के। और भी जो ऐसी सीनियर लीडरशिप होगी, या तो वो किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में चली जाएगी, या फिर वो अपना जो है राजनीतिक कारोबार समेट लेगी। ठीक बात है। तो देखिए, जिस तरह से दोनों ही हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि कमलनाथ का राजनीति से मोह 3 कारणों से हटता नजर आ रहा है। उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो जो उनका स्वप्न था वो स्वप्न धराशायी हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि उनका गढ़ जो है वो भाजपा ने ढहा दिया। तीसरा जो सबसे बड़ी बात शुक्ला जी और चौबे जी ने कहा है कि जूनियर के सामने सीनियर की पॉलिटिक्स कितनी अहम रहेगी, ये काफ़ी चिंता का विषय होती है। और यही कारण है कि जो स्टेट की पॉलिटिक्स से जो उनकी रुचि धीरे धीरे कम हुई है, या उसको कहना चाहिए बिल्कुल दिलचस्पी ही खत्म हो गई है, उसके पीछे तीनों ये प्रमुख कारण रहे हैं। कमलनाथ जरूर अपने आप को छिंदवाड़ा तक समेटे हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अपने आप का विस्तार नहीं कर रहे हैं और होने नहीं दे रहे हैं। ये बात अलग है, पूरा स्टाफ तक उन्होंने अलग कर दिया है, अपने खासम खास लोगों को हटा दिया। तो ये नेपथ्य में जाने की तैयारी तो नहीं है, लेकिन हाँ जो संकेत देने की तैयारी है आलाकमान की कांग्रेस के अन्य राज्यों की तरह, तो ये क्या संकेत कमलनाथ को मिल गए हैं कि आप स्टेट की पॉलिटिक्स में ज़्यादा दखल ना दें। और यही कारण है कि उन्होंने अपने आप को समेटा और अपने स्टाफ की वापसी कराई। आज हमने बात करी बुंदेलखंड के एक नेता की और दूसरा मध्य प्रदेश के एक दिग्गज कांग्रेसी नेता की। कल फिर नए मुद्दे पर मुलाकात होगी, इसको ध्यान में दीजिए। चौबे जी और शुक्ला जी, आप दोनों का ही धन्यवाद। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए याद, देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।